हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर। क्या लालू यादव बिहार चुनाव से पहले जेल से बाहर आने वाले हैं? बताएंगे आपको पूरी खबर। बिल्कुल, साथ ही आदर्श ये भी बताएंगे कि 16,000 करोड़ की क्या सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे बिहार को एन बिहार चुनाव से पहले। बिल्कुल, इसके साथ ही बात होगी कोरोना पर भी, आपको बताएंगे देश में कब आएगी कोरोना वैक्सीन और देश में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। जी बिल्कुल शगुन, और इसके साथ ही आपको वीडियो वाली चीन की कॉमेडी भी दिखाएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्यों चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शिखा, ये तमाम खबरें तो हम दिखाएंगे ही। इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका आज फिर खारिज हो गई। रिया चक्रवर्ती अभी भाईखला महिला जेल में बंद है। जमानत खारिज होने के बाद रिया भी भाईखला जेल में ही रहेंगी। इसके अलावा मुंबई सेशंस कोर्ट ने केस के सभी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शोविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, बासित परिहार, जैद बिलात्रा ने जमानत अर्जी दी थी। एनसीबी ने रिया समेत सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच जिस स्टेज पर है उस पर इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब ये नहीं है कि एनसीबी की जांच पूरी हो गई है और इसी वजह से इस वक्त इन लोगों को जेल की सलाखों के भीतर ही रखना चाहिए, जिससे कि एनसीबी अपनी जांच को सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सके। रिया बुधवार से भाईखला जेल में बंद है। रिया 8 सितंबर को गिरफ्तार हुई थी। कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, मतलब 22 सितंबर तक रिया न्यायिक हिरासत में है। रिया की जमानत याचिका दूसरी बार भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन रिया के पास जेल से बाहर आने के अभी कई रास्ते बचे हैं। लेकिन क्या वो रास्ता रिया को जेल से बाहर ला पाएगा, बता रहे हैं अंकित गुप्ता। सरकारी वकील के मुताबिक जमानत खारिज करने की ऑर्डर कॉपी मंगलवार तक आएगी। आज सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया। अब आपको बताते हैं कि रिया के पास जेल से बाहर आने के लिए क्या क्या विकल्प बचे हैं। कि अब जब तक हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा। इस सबके बीच रिया के वकील ने भी कहा है कि अगले हफ्ते इस बात पर फैसला करेंगे कि सेशंस कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देनी है तो किस आधार पर। और इसका मतलब साफ है कि अगले हफ्ते तक रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने वाली। सेशंस कोर्ट से पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। रिया के पास हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने का विकल्प है। रिया के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते अपील पर फैसला लेंगे। 2 बार रिया की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। और चलिए आपको ये भी बता दें कि एनसीबी से पूछताछ में शौविक ने कुछ बड़े कबूलनामे किए हैं। रिया और शौविक की जो जमानत खारिज हुई है उसमें ये कबूलनामा भी बड़ा अहम आधार साबित हुआ है। एनसीबी से शौविक ने 4 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, सुशांत के घर वो हैश, वीड और बर्ड ड्रग्स की सप्लाई करता था। दूसरा, सुशांत के क्रेडिट कार्ड से रिया ड्रग्स की पेमेंट करती थी। तीसरा, बासित और रिया के साथ ड्रग्स को लेकर उसका चैट सही है। और चौथा, बासित और मेहरोत्रा उसे ड्रग्स देने की व्यवस्था करते थे। शौविक ने ड्रग्स को खरीदने से लेकर सुशांत के घर तक लाने की पूरी जानकारी एनसीबी को दी है। सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे बताया था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं। रिया से बात हुई तो उसने कहा कि सुशांत दिन में 2 से 5 बार ड्रग्स लेते थे। जब ड्रग्स मांगने की बात हुई तो मैंने अब्दुल बासित से संपर्क किया। बासित ने जैद से मिरांडा की बात कराई। ड्रग्स की डिलीवरी बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के पास की गई। उस दिन मैंने 5 ग्राम ड्रग्स लिया, जो 20 बार लेने के लिए काफी था। शौविक के मुताबिक 15 अप्रैल को मिरांडा ने मुझसे गांजे के लिए संपर्क किया। बासित ने कैजान और दीपेश के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की। 17 मार्च को मैंने ड्रग्स के स्टॉक के बारे में पता किया, क्योंकि सुशांत लॉकडाउन को लेकर ड्रग्स के बारे में सोच रहे थे। सैमुअल ने बताया कि अभी 2 पैकेट रखे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं एक शख्स का नंबर देता हूँ जो बर्ड सप्लाई करता है। शौविक के इन खुलासों से रिया के खिलाफ एनसीबी का केस और मजबूत होगा। और देखिए, उधर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दाऊद का घर छोड़ दिया, कंगना का घर तोड़ दिया। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से।
दरअसल फडणवीस दाऊद के जिस घर का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर हाईकोर्ट भी बीएमसी को फटकार लगा चुकी है। दरअसल दाऊद की मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है। हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना नाम की इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर इसी साल जून में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और म्हाडा को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि भिंडी बाजार की खस्ताहाल इमारत को ध्वस्त क्यों नहीं किया गया। देखिए, कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाई गई तो इस दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र को क्लीन चिट दे दी। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने को लेकर किरकिरी झेल रही उद्धव सरकार को शरद पवार का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने नियमों के मुताबिक काम किया, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं। जो कोई क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए कि मुंबई महानगर पालिका ने किया है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया। तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आया है। कंगना को लेकर शिवसेना भी हमलावर रुख अख्तियार किए है। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि कंगना पर नई अफीम का नशा चढ़ा है और बीजेपी बिहार चुनाव में राजपूत वोटों के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए साथी, आपको यह भी बता दें कि शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कंगना ने आज ट्वीट करके सोनिया गांधी से मामले में दखल देने की मांग की। अपने दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद सीधे सीएम उद्धव ठाकरे से पंगा लेने वाली कंगना रनौत ने आज सोनिया गांधी से तीखे सवाल किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार की ओर से मेरे साथ हुए व्यवहार के बाद एक महिला होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सिद्धांतों को कायम रखने के लिए अपनी सरकार को कहा? आप पश्चिमी दुनिया में पली बढ़ी और भारत में रही हैं। आप महिलाओं के संघर्ष को समझती होंगी। इतिहास आपकी खामोशी और उदासीनता का आकलन करेगी। जब आपकी सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, हाथ जोड़कर मैं आपसे मामले में दखल देने की उम्मीद करती हूँ। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर कंगना को मुआवजा दिलाने की मांग की। कल आठवले ने कंगना से घर जाकर मुलाकात की थी और कहा था कि मुंबई सबकी है। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय वकील देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय वकील को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पक्षकार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जाधव के लिए मुकर्रर पाकिस्तानी वकील को भी मदद नहीं दे रहा है पाक। भारत की तरफ से नोट बरबाद लेकर गए पाक वकील को इमरान सरकार ने मामले से जुड़े कागजात देने से मना कर दिया है। पाक सरकार ने कहा कि इसके लिए जाधव की पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी है। वहीं मुकदमे के लिए जाधव से पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज पर दस्तखत लेने की कोशिशों का भी पाकिस्तान ने अब तक हर बार रास्ता रोका है। पाक इसके अलावा स्वतंत्र माहौल में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को मुलाकात का मौका भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने 2016 में जासूसी के झूठे आरोप में जाधव को चाबार के ईरानी पोर्ट से गिरफ्तार किया था। 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत में आईसीजे में मुकदमा दायर किया था। आईसीजे ने पाक को वेना संधि 1963 के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए भारत के हक में फैसला दिया था। मनमाने तरीके से अदालती कार्रवाई पूरा कर पाकिस्तान आईसीजे के फैसले पर अमल दिखाना चाहता है। ऐसे में भारत के पास एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। और चलिए पंचनामा में आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत लेकर इनकम टैक्स मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा है। इनकम टैक्स का आरोप है कि ए आर रहमान ने 3 करोड़ 47 लाख रुपए पर टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स के मुताबिक साल 2011-12 में रहमान ने इन पैसों पर बिना टैक्स दिए से चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दिया। इनकम टैक्स के मुताबिक इन पैसों पर टैक्स बनता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम ए आर रहमान फाउंडेशन है, जिसे खुद रहमान ही चलाते हैं। इंग्लैंड की लिब्रा मोबाइल्स के रिंगटोन बनाने की फीस के तौर पर रहमान को ये पैसे मिले थे। इनकम टैक्स एक्ट के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगता। आयकर विभाग की जांच को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद उसने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस ने 42,000 करोड़ की फर्जी स्कीम में लोगों को लूटने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है।
ये है लाखों लोगों को चूना लगाने वाले दोनों मास्टरमाइंड गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड के सीएमडी संजय भाटी और डायरेक्टर राजेश भारद्वाज। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों को गिरफ्तार किया। 2019 में कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक की स्कीम बाइक बोट लॉन्च की थी। आरोप है कि स्कीम में बाइक पर 62,000 रूपए लगाने और 1 साल तक हर महीने 9,500 रूपए मिलने का वादा किया था। इसमें 1,24,000 लगाने पर 17,000 महीना 1 साल तक मिलने की स्कीम थी। अकेले दिल्ली में योजना के खिलाफ 8,000 शिकायतें दर्ज है। अकेले दिल्ली में इस योजना से 250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। धोखाधड़ी के इस केस में कुल 38 आरोपी हैं। अब तक 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पीसीएस 2018 का रिजल्ट आ चुका है। यूपी पीसीएस 2018 में कुल 984 पदों के लिए अधिकारियों का चयन हुआ। इसमें 119 डिप्टी कलेक्टर और 94 डिप्टी एसपी चुने गए हैं। यूपी पीसीएस की मेरिट लिस्ट में पहले 3 स्थानों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। पहले नंबर पर हरियाणा की रहने वाली अनुज नेहरा, दूसरे पर हरियाणा की ही संगीता राघव और तीसरे स्थान पर मथुरा की ज्योति शर्मा आई है। यूपी पीसीएस के लिए 25 अगस्त को इंटरव्यू खत्म हुआ था। कुल 984 पदों के लिए 2,669 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बिहार चुनाव को लेकर के आपको देते हैं। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत पर सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में लालू जेल से बाहर आ पाएंगे? झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट में सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लालू यादव ने जेल में अभी सजा का आधा समय नहीं काटा है, इसलिए अभी 26 दिन कम है। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अक्टूबर दी है। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ की अवैध निकासी केस में लालू को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सजा की आधी अवधि पूरी होने की दलील देकर कोर्ट से जमानत की अपील की है। लालू ने जमानत याचिका में स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया है। अगर लालू को चाईबासा केस में जमानत मिल भी जाती है तब भी वो जेल में ही रहेंगे। चारा घोटाले के दुमका केस में भी लालू सजा आयाफ्ता है। सीबीआई कोर्ट ने दुमका केस में लालू को 7 साल की सजा दी है। केस में आधी सजा अक्टूबर में पूरी होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई जाएगी। इसी चारा घोटाले के देवघर और चाईबासा ट्रेजरी के एक अन्य केस में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। देखिए, बिहार में चुनाव है और इसलिए तोहफों की बहार भी है। अगले 10 दिन में पीएम मोदी बिहार को अरबों रुपए का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार को विकास कामों के लिए 16,000 करोड़ से अधिक का तोहफा देंगे। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी बिहार में एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, नए रेलवे लाइन, रेलवे ब्रिज जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नमामि गंगे के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति योजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विद्युतीकरण, राजमार्ग और पुलों के निर्माण जैसी परियोजनाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री अगले कुछ दिनों में बिहार के लिए 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। कोरोना के संक्रमण काल में इस सार्वजनिक व्यय का लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों में बिहार के लोगों से अलग अलग समूहों में बातचीत भी करेंगे। और पंचनामा में हम आपको बता दें कि बिहार में सीटों का गणित बिठाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे। कल उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के बिहार दौरे पर एनडीए के सहयोगियों के साथ साथ विरोधियों की भी नजर है, क्योंकि इस बार नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का जोड़ तोड़ बैठाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर में चुनाव संचालन समिति की बैठक लेंगे। कल सीएम आवास पर नीतीश कुमार के साथ बैठक कर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। नड्डा नीतीश की मुलाकात से पहले आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके साफ किया कि वो चिराग पासवान के हर फैसले के साथ हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। रामविलास पासवान का ये ट्वीट इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एलजेपी के नेता लगातार जेडीयू को लेकर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। देखिए, रामविलास पासवान भले ही चिराग पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन उनके दामाद की माने तो बाप बेटे में सहमति नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बागी दामाद अनिल साधु पासवान ने एक बार फिर एलजेपी पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक जेडीयू को लेकर पासवान और बेटे में एक राय नहीं है कि जो हरिवंश सिंह जी जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनके ये आदरणीय पासवान जी प्रस्तावक बने हैं, तब पहले बेटा और पिता में तो फैसला हो जाए
कि नीतीश जी के कौन समर्थन करते हैं और कौन विरोध करेंगे। अपने ससुर से बगावत करके अनिल साधु आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और मसौढ़ी विधानसभा से पार्टी का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। और अब अगली खबर, 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद भवन को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। ये संसद की सबसे ताज़ा तस्वीर है। कोरोना की चुनौतियों के बीच संसद सत्र को बिना किसी दिक्कत के चलाने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। संसद सत्र में भाग लेने से पहले न सिर्फ सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा, बल्कि संसद के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी मान्य सदस्य जो यहाँ पर आएंगे उनको हमने आग्रह किया है कि कोविड का टेस्ट करा के आए। उसके अलावा भी संसद परिसर में जो भी लोग आएंगे सबका कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। हाजिरी और छुट्टी को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। संसद के केंद्रीय हॉल में सांसदों के अलावा दूसरे लोगों के आने पर रोक लगाई गई है। मुख्य संसद भवन से सांसदों मंत्रियों के सहयोगियों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क पहनना हर वक्त जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री अपने साथ सिर्फ एक सहयोगी रख सकेंगे। पहले दिन को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा चलेगी, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर बने। वो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख को वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने लॉकडाउन लगा दिया। और ये अलग बात है कि 31 जुलाई को बकरीद में लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया। ये इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसमें तुष्टीकरण किया जाता हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है, ये है ममता दीदी की राजनीति का। और ड्रामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब खबर विदेश से। लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ी आगजनी हुई है। ये लेबनान के बेरूत पोर्ट का वो हिस्सा है जहां आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक पोर्ट के ड्यूटी फ्री जोन में तेल और टायर के गोदाम में आग लगी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। आगजनी में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। यह आगजनी लेबनान की राजधानी बेरूत के उसी बंदरगाह पर हुई जहां पिछले महीने एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 190 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगली खबर भारत चीन तनाव को लेकर है। सर्दियां आने वाली हैं और चीन सर्दियों के नाम पर भारत को लगातार गीदड़ भभकी देने की कोशिशों में है। ड्रोन के जरिए तिब्बत में चीनी सैनिकों को खाना पहुंचाने के इस वीडियो के जरिए चीन आने वाली सर्दियों को लेकर डरा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो के साथ लिखा है, भारतीय सैनिकों पर तरस आ रहा है। उन्हें डिब्बा बंद खाना मिलता है। सर्दियों के मौसम में उन्हें ठंडा खाना मिलेगा। लेकिन चीन के इस झूठे प्रोपेगेंडा को एबीपी न्यूज ने पकड़ा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भी गर्म और ताज़ा खाना मिलता है। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट और फील्ड यूनिट के साथ रसोइये भी होते हैं। हर यूनिट को राशन और बाकी सामान अलग से मिलता है। जब सैनिक युद्ध के मैदान में होते हैं तब भी खानसामे उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। युद्ध के मैदान में भी सैनिकों को राशन, ड्राई खाना, सब्जियां तक पहुँचाने में सेना की आर्मी सर्विस को बेहद अहम भूमिका निभाती है। और अब चीन के दोहरे चरित्र को उजागर करती एक और खबर। देखिए कैसे भारत के एसएसएफ जवानों के खौफ में है चीन। तिब्बती जवानों की फोर्स एसएफएफ से खौफ खाकर चीन ने अपने 300 पैराट्रूपर्स को तिब्बत के पठार पर कूदने का अभ्यास कराया। कई हजार चीनी सैनिकों को पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ का जिक्र भी है। दरअसल पहले भारत के एसएफएफ पैराट्रूपर्स की तस्वीरें भी सामने आई थी। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि एसएफएफ माउंटेन वॉरफेयर में पारंगत है। इसी से खौफ खाकर चीन ने यह अभ्यास किया। उधर चीन के ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में धमकी दी गई है कि सर्दी आने के बाद भारत के पास हार के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। लद्दाख इलाके में मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। भारतीय सैनिकों ने कई लोकेशंस पर कब्जा किया है जहां कोई मानव गतिविधि नहीं है। ऐसे में खराब लॉजिस्टिक सप्लाई से भारतीय सैनिकों को मरने से कैसे बचाया जाए, ये उनके सामने बड़ा सवाल है। चीन की सरकारी मीडिया भारतीयों की चिंता कर रही है। बातचीत के टेबल पर बात करने का दिखावा भी कर रही है, लेकिन सच ये है कि चीनी सेना खुद डरी हुई है। और देखिए इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। इसके बाद शांति का पंच फॉर्मूला आया। भारत ने ये साफ कह दिया कि चीन को पीछे तो हटना पड़ेगा।
शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में पंच फॉर्मूला निकल कर आया है। एलएसी पर तनाव किसी के हित में नहीं। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए डिसएंगेजमेंट करना चाहिए। एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव कम करना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में भी सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए। शांति और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय करने चाहिए। लेकिन सवाल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत ने साफ तौर पर ये मांग रखी है कि क्या चीन उन इलाकों में पीछे जाएगा जहां तक वो बढ़ आया है। इस बैठक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने के अवसर पर भी चर्चा हुई। आपको यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि चीन का विवाद सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है। ताइवान ने भी आरोप लगाया है कि चीनी विमान उसकी सीमा में घुसे हैं। ये है वो सबूत जो ताइवान ने दुनिया के सामने पेश किए। चाइनीज सुखोई 30 विमान और वाई 8 प्लेन बिना अनुमति के ताइवान की सीमा में दाखिल हुए। इसी के बाद ताइवान के उपराष्ट्रपति ने ट्विटर के जरिए चीन को चेतावनी दी। उपराष्ट्रपति लाई चिंग-टे ने ट्वीट किया, चीन ने आज फिर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने फाइटर जेट उड़ाए। वो लाइन क्रॉस न करे, ऐसी कोई गलती भी न करे। ताइवान शांति चाहता है, लेकिन हम अपने लोगों को बचाएंगे। एक महीने पहले भी चीन के फाइटर जेट्स ने ताइवान की खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। अमेरिका ने बीते हफ्ते अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ताइवान की खाड़ी में तैनात किया था। अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठेगा। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। और देखिए, विदेश मंत्रियों के ऐलान से भारत चीन के बीच तनाव घटने के आसार बने हैं। तनाव से क्या असर हो रहा है, इसका सबूत है धारचूला। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। भारत चीन तनाव में पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके धारचूला में व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। घाटा जितना चीन को हुआ है उतना ही भारत को भी। जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारा सामान रोजमर्रा के इस्तेमाल का है। बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, कपड़े हैं, और ये जो सामान है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और इसके बाद लोकल भी सेल होती है और दूसरे व्यापारियों को भी दिया जाता है। लेकिन जिस तरह की कोरोना के बाद परिस्थितियां बनी हैं, चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार हुआ है। भारत यहाँ से सूती कपड़े, चाय, कॉफी, चीनी, गुड़, मिश्री, पोस्टर, कॉस्मेटिक सामान चीन को भेजता था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से लेकर फैंसी कपड़े सहित कई उत्पाद चीन से यहाँ आते थे। सन 1962 के युद्ध के पहले तक तो सामान के बदले सामान की व्यवस्था थी। यही हाल नेपाल के साथ भी हुआ है। काली नदी के बीच का ये पुल भारत नेपाल को जोड़ता था, लेकिन अब पुल बंद है। हमारी सरकार इसमें सीमा में गई है तो युद्ध करने के लिए थोड़ी गई है, अपने बॉर्डर के रक्षा के लिए गई है। चीन की विस्तारवादी नीति ने न सिर्फ इस इलाके के बल्कि खुद चीन के लोगों के धंधे पानी पर ग्रहण लगा दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना पर देश को हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। इस साल मई तक देश में 64 लाख कोरोना के मरीज हो चुके थे, लेकिन पता नहीं चला। 21 राज्य, 70 जिले, 700 गांव कस्बे। कोरोना पर सबसे बड़ा सर्वे, नतीजा 64 लाख लोगों में कोरोना। आईसीएमआर सीरो सर्वे में ये बात सामने निकलकर आई है कि मई 2020 तक में ही 64 लाख लोग कोरोना के शिकार हो चुके थे। ये रिपोर्ट हजारों लोगों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। 30,283 घरों में से 28,000 लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया। इसमें 18 से 45 साल की उम्र वाले 48.5% लोग थे। सर्वे में 15 ऐसे जिले थे जिनमें कोरोना का एक भी केस नहीं था। 22 ऐसे जिले थे जिनमें कोरोना के बेहद कम मामले थे। 16 ऐसे जिले थे जिनमें कोरोना के केस ठीक ठाक थे और 17 ऐसे जिले थे जहां कोरोना केस सबसे ज्यादा थे। आंध्र प्रदेश में किए गए सीरो सर्वे में 20% लोगों में एंटीबॉडीज बन गई हैं और ज्यादातर कोरोना पीड़ित एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी जिन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। अगली खबर का रुख करते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरी दुनिया में रुक गया है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि साल के अंत तक वैक्सीन लोगों के पास पहुंच जाएगी। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के अंतिम चरण पर रोक लगते ही पूरी दुनिया को झटका लग गया है। ब्रिटेन में इस रोक का कारण बना ह्यूमन ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर के शरीर में वैक्सीन के दिखे दुष्परिणाम। लेकिन अभी भी फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका को पूरी उम्मीद है कि साल के अंत तक वो कोरोना वैक्सीन बना लेगी। यहाँ एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। अभी भी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में कोरोना का टीका आ सकता है।
भारत सरकार ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस देकर वैक्सीन की ट्रायल रोकने के लिए कहा था। सीरम कंपनी एस्ट्राजेनेका वाली कोरोना वैक्सीन का उत्पादन और टेस्टिंग दोनों कर रही है। एस्ट्राजेनेका ने फिलहाल पूरी दुनिया में अपनी वैक्सीन पर चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर एमपी से है, जहां सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के खिलाफ नारे लगाती तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड जिले की हैं। नारे लगाते हुए युवक हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदीप भदौरिया। विरोध की वजह बनी ये तस्वीरें। एमपी के चंबल संभाग में इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सभाएं कर रहे हैं। सुदीप की पुलिस से झड़प तब हुई जब उन्हें मुख्यमंत्री के मंच पर जाने से पुलिस ने रोका। इसके बाद गुस्साए सुदीप भदौरिया ने मौके पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी को फाड़ने की कोशिश की। देखते ही देखते झड़प का मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। घटना के बाद सभा में भगदड़ सी मच गई और पुलिस ने सुदीप को घेर कर लाठीचार्ज किया। अब देखिए, बात एमपी की चल ही रही है तो फिर अजब एमपी के गजब मंत्री की खबर आपको देते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री विजय शाह मदद मांगने वालों का फौरन टेस्ट लेते हैं और मदद भी करते हैं। मंच पर शेविंग करवा रहे शिवराज कैबिनेट वन मंत्री विजय शाह हैं और शेविंग करने वाले का नाम रोहिदास है। अब पूरी कहानी समझिए। रोहिदास ने मंत्री जी से आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद मांगी थी। मंत्री जी ने तुरंत युवक के टैलेंट का टेस्ट किया। टेस्ट में पास होने के बाद युवक को सैलून के सामान के लिए 50,000 की मदद दी और 10,000 नकद भी दिए। एमपी के मंत्री विजय शाह की मदद का यह अनोखा तरीका पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। गरीबों को घर मुहैया कराने वाली पीएम आवास योजना को लेकर कैसे गरीबों का शोषण हो रहा है, देखिए अगली खबर में। यूपी के बुलंदशहर में घर की चाहत और पीएम आवास योजना के साथ हुए फर्जीवाड़े ने इस परिवार को 1.5 लाख रुपए का कर्जदार बना दिया और इन्हें घर भी मैसर नहीं हुआ। आरोप है कि इलाके के सभासद के पति ने पीएम आवास योजना के तहत मिले पैसे को कर्ज चुकता करने के नाम पर हड़प लिया। इसके बाद जब पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत की तो पीड़ित महिला को ही 2 लाख रुपए जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया। आपके आगे हाथ जोड़ लेंगे, आपसे मदद मांग रही हूँ मैं। मेरा मकान बन जाना चाहिए बस। मेरे बारिश में सब लेकर के डेली कपड़े लत्ती सब पिछले में जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पीएम आवास योजना के नाम पर मिले पैसे को हड़पने के आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गुजरात से, जहां जामनगर से एक पॉजिटिव खबर आई है। यहां महिलाओं के समूह ने गौमूत्र से हैंड सैनिटाइजर और फ्लोर क्लीनर तैयार किया है। तस्वीरों में दिख रहा हल्के पीले रंग का ये केमिकल एक हैंड सैनिटाइजर है जिसे गौमूत्र से तैयार किया गया है। गौमूत्र, नीम और हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बना सैनिटाइजर पूरी तरह से अल्कोहल फ्री है। इस सैनिटाइजर को जामनगर की कामधेनु दिव्य औषधि महिला मंडल सहकारी संस्था में तैयार किया गया है। ये कोविड-19 के अनुरूप सोचा कि अभी हैंड सैनिटाइजर जो है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और वो बाजार में जो मिल रहा है वो केमिकल्स अल्कोहल वाले सैनिटाइजर मिल रहे हैं। जो सैनिटाइजर हाथों पे लगाने से उसके हार्मफुल भी होता है थोड़ा बहुत, जिससे अल्कोहल थोड़ा बहुत शरीर में जाता है और बच्चों को और बड़ों को उसके साइड इफेक्ट की बहुत रहती है। संस्था की महिलाओं ने गोसेफ नाम से हैंड सैनिटाइजर, गो क्लीन के नाम से रूम क्लीनर और गो प्रोटेक्ट के नाम से फ्लोर क्लीनर तैयार किया है। इन तीनों प्रोडक्ट को जामनगर के आयुर्वेद लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। कामधेनु सहकारी संस्था गौमूत्र से बने इस सैनिटाइजर और क्लीनर को आयुष मंत्रालय के पास भेजने की तैयारी में है, जिससे जल्द से जल्द ये स्वदेशी सैनिटाइजर लोगों तक पहुँच सके। आप में से कई सारे लोग ब्रेकफास्ट में अंडे खाते होंगे। अब आपको एक चमत्कारी अंडे की खबर दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये अंडा कोई मामूली अंडा नहीं है। ये एक डिजाइनर अंडा है जो आपके दिल दिमाग के लिए काफी फायदेमंद है। सामान्य अंडे में फैट की मात्रा 2.2 ग्राम होती है, जबकि डिजाइनर अंडे में फैट की मात्रा सिर्फ 1.5 ग्राम होती है। सामान्य अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 210 मिलीग्राम होती है, जबकि डिजाइनर अंडे में 180 मिलीग्राम। सामान्य अंडे में ओमेगा 3 की मात्रा 60 मिलीग्राम होती है, जबकि डिजाइनर अंडे में ओमेगा 3 की मात्रा 350 मिलीग्राम होती है। इस अंडे को तैयार किया है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैज्ञानिकों ने। संस्थान ने एक ऐसी खास खुराक बनाई है जिसे मुर्गी खाएगी तो डिजाइनर अंडा देगी, यानी खुराक से खासियत आएगी।
फिलहाल ये अंडा बाजार में उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस तरह के अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं तो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना जाकर अंडे को तैयार करने का फॉर्मूला ले सकते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां इंजीनियरिंग की परीक्षा में एक दो नहीं बल्कि 200 छात्र नकल करते पाए गए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये लाइव नकल की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे परीक्षार्थी बड़े आराम से मोबाइल से नकल कर रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के ITS इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं। इस कॉलेज में MBA की परीक्षा में 200 छात्र पेपर दे रहे थे, जिन्हें कॉलेज प्रशासन खुद नकल करा रहा था। नकल की खबर मिलते ही परीक्षा रद्द कर दी गई है। कॉलेज प्रशासन पर सामूहिक नकल कराने के आरोप में 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब जरा ITS कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ITS कॉलेज में BTech के 4 साल के कोर्स की 4 लाख रुपए फीस है। MBA के 2 साल के कोर्स के लिए 2,13,000 रुपए की फीस देनी होगी। 100% पास आउट रिजल्ट का दावा करने वाले ये कॉलेज नकल कराकर बच्चों को पास करा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि डिग्री तो होती है पर ज्ञान नहीं। इसी वजह से इन्हें नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है। तो पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप आगे जरूर देखिए मातृभूमि।